हेलो एवरीवन, रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम संविधान के टॉप 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पर करने वाले हैं। तो क्या यहाँ पर सिर्फ हम 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही पढ़ेंगे? नहीं, मैं उसके साथ साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। साथ ही साथ आपके वर्तमान में कूट आधारित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिसको आधार मानकर मैंने इस प्रैक्टिस सेट को तैयार किया। तो दोस्तों, अगर आप 100 एमसीक्यूज यहाँ पर लगा रहे हैं तो कूट आधारित होने के कारण आप लगभग 5 गुना अर्थात 500 एमसीक्यू को यहाँ पर लगाएंगे, और सिर्फ एक ही वीडियो। आप सीधे आगे वीडियो में देखने वाले हैं कि किस लेवल का मैंने क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, और साथ ही साथ पूरे सिलेबस, संविधान के जितने भी पूरे सिलेबस है, जितने भी टॉपिक्स है, सभी पेपर मैंने यहाँ पर प्रश्न लिए हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार की कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट आती रहेगी। तो आपकी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ही आधी तैयारी, तो आधी क्या 75% तैयारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, और थोड़ा सा जो 25% बचेगा उसको मैं सेपरेट वीडियो में लाकर इसकी तैयारी करवा सकता हूँ। हो सकता है कि आप उससे ज़्यादा भी, ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में सीधे यहीं से भी प्रश्न उठाए जा सकते हैं, क्योंकि वर्तमान पैटर्न के आधार पर ही मैंने इस प्रैक्टिस सेट को तैयार किया है। दोस्तों, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो पहले जाइए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगी। और मेरे साथ साथ आपको सॉल्व करते भी जाना है और कमेंट बॉक्स पर आंसर भी देना है, और लास्ट में मुझे बताना है कि आपके 100 में से कितने प्रश्न सही होते हैं। तभी आप यहाँ पर अनुमान लगा पाएंगे कि आपकी कितनी तैयारी। और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के लिए मेरे चैनल को यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है, वहां पर आप जाकर जुड़ सकते हैं और इसकी फ्री पीडीएफ पा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, अभिकथन है संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया। कारण दिया है कैबिनेट मिशन ने भारत के विभाजन की सिफारिश की थी। चलिए आप इसका आंसर दीजिए। तो दोस्तों, रोक के इसका आंसर आपको देना है, मैं सीधा आगे बढ़ते जाता हूँ। सबसे पहला हमारा अभिकथन देखते हैं कि जी हाँ दोस्तों, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत ही हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ये कथन तो सही है, लेकिन अगर मैं कारण को देखूं तो कैबिनेट मिशन ने भारत के विभाजन की सिफारिश की थी, तो ये पूर्णतः गलत है। तो ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसके बारे में थोड़ी जानकारी देखते हैं। तो दोस्तों, कैबिनेट मिशन मई 1946 में आया और इसने संविधान सभा के गठन की योजना दी थी, और कैबिनेट मिशन ने विभाजन का समर्थन नहीं बल्कि विभाजन का विरोध किया था। विभाजन माउंटबेटन योजना, जो कि 3 जून सन 1947 को आई थी, इसके आधार पर हुआ था। और कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, इसको आपको याद रखना है। कितने सदस्य थे बोलेंगे तो 3 सदस्य। इसमें थे पैंथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। इन तीनों के बारे में भी पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची मिलाओ से। तो देखिए यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलाना है। प्रारूप समिति, संघ समिति, संघ शक्ति समिति, प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकार। चलिए इसका आंसर आप देंगे। चलिए आपका कमेंट में आंसर आना चाहिए, मैं वेट कर रहा हूं। चलिए, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले मिलाते हैं ऑप्शन ए, प्रारूप समिति। तो दोस्तों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसमें टोटल 7 सदस्य थे। ठीक है, फिर आता है संघ शक्ति समिति। तो संघ शक्ति समिति संबंधित है जवाहरलाल नेहरू से। जवाहरलाल नेहरू ने संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति दोनों का गठन किया, दोनों के अध्यक्ष थे। ठीक है, अब आते हैं प्रांतीय संविधान समिति। तो दोस्तों, प्रांतीय संविधान समिति का हो जाएगा सरदार पटेल। ठीक है, तो इस प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। ठीक है, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा A2B1। तो देखिए A2B1 किस में है, देखिए A2B1 ऑप्शन नंबर ए में ही है, तो सीधा यही सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए आगे जानते हैं इसके बारे में जानकारी। तो देखिए दोस्तों, प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसमें टोटल 7 सदस्य थे, और जिसका गठन 29 अगस्त सन 1947 को हुआ था, यह भी आपको याद रखना है। संघ शक्ति समिति, देखिए संघ शक्ति और संघ संविधान समिति, ठीक है, दोनों के ही अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और मौलिक अधिकार समिति के जे.बी. कृपलानी, मैंने बता दिया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो दोस्तों फिर सीधा 2 देखते हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष थे। तीसरा है, संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। चौथा है, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। चलिए इसका आंसर आप देंगे, मैं वेट कर रहा हूं। तो चलिए दोस्तों हम सॉल्व करते जाते हैं।
तो संविधान सभा में प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो ये पूर्णतः दोस्तों सत्य है। इसकी 3 बैठक हुई थी। अगर मैं 3 बैठक नहीं, टोटल 12 बैठकें पढ़ेंगे तो 3 बैठक मोस्टली याद रखिए। 9 दिसंबर, उसके बाद आता है 11 दिसंबर, उसके बाद आता है 13 दिसंबर, है ना। तो मुख्यतः रूप से याद रखेंगे आप। दूसरा देखते हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के प्रथम, यहाँ पर स्थायी अध्यक्ष कह दिया गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। तो ये तो हमारा पूर्णतः गलत होगा। तीसरा देखें, संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। ऑप्शन नंबर 3 सही है। चौथा देखें तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। ऑप्शन नंबर 4 भी करेक्ट है। तो 1, 3 और 4 यहाँ पर सही है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आप जानते हैं इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी। तो देखिए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा स्थायी न होकर अस्थायी अध्यक्ष थे और फ्रांसीसी परंपरा के अनुसार सबसे वरिष्ठतम को ही वहां क्या चुना जाता है? अध्यक्ष चुना गया जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ 9 दिसंबर को, ठीक है, वरिष्ठता के आधार पर सबसे पहले सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था अध्यक्ष के रूप। ठीक है, दूसरा देखते हैं, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि दूसरी बैठक अर्थात 11 दिसंबर 1946 को निर्वाचन हुआ था इनका। फिर आते हैं, संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, आत्मसमर्पित और अधिनियमित किया गया था, जो कि संविधान के प्रस्तावना में लिखी गई है। साथ ही साथ 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा लागू हुआ था। तो अंगीकृत कब किया गया था बोलेगा तो 26 नवंबर 1949 को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? चलिए बताइए इसका आंसर, मैं वेट कर रहा हूं, कमेंट में जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन में 3 चीजों को आपको याद रखना है। क्या ट्रिक बता रहा हूं? स्पा, क्या स्पा के बारे में आप जानते होंगे। तो एस से हो जाएगा समाजवादी, पी से हो जाएगा पंथ निरपेक्ष और ए से हो जाएगा अखंडता। तो सीधा 42वें संविधान संशोधन 1976 में आपको याद रखना है स्पा। इन 3 चीजें जोड़ी गई थी। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में और जानकारी हम देखते हैं। तो दोस्तों 42वें संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। ठीक है, जिसको स्वर्णशील समिति, देखिए स्वर्णशील समिति कब आई थी? तो 1976 में स्वर्णशील समिति का गठन हुआ था। तो इसकी सिफारिश पर क्या हुआ था? 42वें संशोधन हुआ था। तो यह संशोधन इंदिरा गांधी सरकार के समय आपातकाल में पारित हुआ। ठीक है, ये याद रखना है आपको। इसी संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य, जो कि वर्तमान में 11 है, को भाग 4 क में जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अभिकथन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है और कारण है केशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना। तो बताना है इसका आंसर, जल्दी बताइए। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं हम अभिकथन 1। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, अर्थात इसको लेकर हम न्यायालय नहीं जा सकते। तो ये पूर्णतः सही है। ठीक है, और साथ ही साथ केशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना था। तो ये प्रस्तावना के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो ये भी सही है, कारण भी सही है। लेकिन दोस्तों आपको ये याद रखना है कि जो कारण है ना, वो कथन की पुष्टि नहीं कर रहा है, दोनों ही कथन अलग हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए तथा आर दोनों सत्य है और आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। फिर चलिए देखते हैं के बारे में जानकारी। तो देखिए, प्रस्तावना संविधान का भाग तो है, परंतु न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, अर्थात अगर कुछ भी यहाँ इसकी अवहेलना की जाती है तो आप इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते। ठीक है, बेरूबाड़ीवाद 1960 में, ठीक है, प्रस्तावना को भाग नहीं माना था इन्होंने। तो बेरूबाड़ीवाद कब हुआ था ये भी पूछा जाता है, तो 1960 में याद रखना है। फिर इसको केशवानंद ने पलट दिया, कब? 1973 में। तो यहां पर बोला गया कि प्रस्तावना संशोधनीय है, इसमें 42वें संशोधन द्वारा ये क्या हुआ? संशोधित हुआ और इसमें क्या जोड़ा गया? स्पा। तो पहले हमने पढ़ा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सूची मिलाना है।
इस साइड में संवैधानिक प्रावधान है और इस साइड में है किस देश से इनको लिया गया है। जैसा कि हमको पता है कि हमारा संविधान विभिन्न देशों से मिलकर बना है। तो चलिए इसका आंसर दीजिए आप। आई एम वेटिंग। चलिए तो दोस्तों चलिए मैं बताता हूं आपका आंसर। तो देखिए सबसे पहले आता है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से, ठीक है। डीपीएसपी अर्थात नीति निदेशक सत्व, ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। फिर आता है संसदीय शासन प्रणाली, ये लिया गया है ब्रिटेन से। और आपातकालीन प्रावधान, तो देखिए आपातकाल में आपको याद रखना है हिटलर, ठीक है। हिटलर के बारे में तो आप जानते ही होंगे, हिटलर जो कि जर्मनी का था, तानाशाह, ठीक है। तो आपातकाल से हिटलर को याद रखेंगे तो जर्मनी आपको याद आ जाएगा, जिस जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान। तो आपातकालीन प्रावधान है जर्मनी के संविधान। तो देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, A to B1। तो A to B1 किसमें है भैया, सीधा ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, A to B1 C3 और C4। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में जानकारी। तो देखिए मौलिक अधिकार व न्यायिक पुनर्विलोकन, ये अमेरिका के लिए से लिया गया है, जिसको बोलते हैं बिल ऑफ राइट्स, ठीक है। डीपीएसपी अर्थात नीति निदेशक तत्व व राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। संसदीय प्रणाली, विधि का शासन, एकल नागरिकता, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। साथ ही साथ राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, ये जर्मनी की वाइमर संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है संविधान की 5वीं अनुसूची 10 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। दूसरा है 6वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। तीसरा है 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं सम्मिलित है। और चौथा है 9वीं अनुसूची मूल संविधान में थी। तो देखिए इसी प्रकार से पैटर्न में वर्तमान में प्रश्न पूछे जाते हैं ना। तो चलिए इसका आंसर दीजिए आप, तो टाइम दे रहा हूं मैं। चलिए ज़्यादा टाइम भी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा। रोक के स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर रुक जाइए, पॉज कीजिए और फिर तुरंत आंसर दीजिए, ठीक है। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ, तैयारी मेरी नहीं आपकी हो रही है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसमें देखते हैं संविधान की 5वीं अनुसूची 10 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित, ये पूर्णतः सही है। इसमें बोला जाता है केवल और केवल असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर 30 राज्यों के लिए, ठीक है। फिर आता है दूसरे में 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के साथ, मतलब इन्हीं क्षेत्रों के लिए, है ना। तो जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पर करेक्ट है, मतलब दूसरा कथन भी सत्य है। तीसरा देखते हैं 8वीं अनुसूची वर्तमान में 22 भाषाएं सम्मिलित, ये भी दोस्तों 110% सही है। और फिर देखते हैं 9वीं अनुसूची मूल संविधान में थी, ये दोस्तों पूर्णतः गलत है, इसको बाद में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, पहला संविधान संशोधन में ही इसे जोड़ा गया था। तो दोस्तों केवल 1, 2 और 3 ही यहाँ पर करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं और जानकारी। तो देखिए दोस्तों 9वीं अनुसूची प्रथम संशोधन सन 1951 द्वारा जोड़ी गई थी, जो कि मूल संविधान में नहीं थी। और 5वीं अनुसूची में छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल और मध्य प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों के लिए क्या है, विशेष प्रावधान। अब देखते हैं 92वां संशोधन 2003, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाओं को जोड़ा गया, ठीक है। इससे पहले केवल और केवल 18 भाषाएं थी। अब इस 4 को जब जोड़ा गया तो वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं बोलेंगे तो 22 भाषाएं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद रखना है। कौन कौन सा, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, इन 4 को बाद में जोड़ा गया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत किस देश से लिया गया है। चलिए इसका आंसर तुरंत बताइए आप। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान द्वारा। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान द्वारा लिया गया। चलिए देखते हैं इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी। तो दोस्तों अमेरिका में विधि की सम्यक प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, जो कि अधिक व्यापक है, बहुत ही ज्यादा विस्तृत है। जापान में है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है, जिसका क्षेत्र जो है सीमित है, अर्थात विधि ही सर्वस्व होगा। विधि अगर कुछ भी अलग होती है तो हमें उसको नहीं लेना है। जैसे भारत के संविधान में हो रहा है, कोई भी चीजें अगर कानून के अंतर्गत हो रही है तो वे सभी सही है,
तो यही है हमारा संविधान का उद्देश्य, जो कि जापान से लिया। तो मेनका गांधीवाद 1978 के बाद भारत में भी ड्यू प्रोसेस जैसी स्थिति हुई है, जैसा कि अगर कानून के रहते हुए भी अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो वहां पर हमको चीजों की जिम्मेदारी लेनी होगी। ऐसा नहीं है कि कानून में ऐसा लिखा है तो ये सब जायज है, ऐसा नहीं है। किसी के साथ अगर गलत हो रहा है तो वहां पर विधि का भी संशोधन जायज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अभिकथन दिया है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 है। कारण है संविधान के लगभग 250 अनुच्छेद इसी अधिनियम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लिए गए हैं। तो चलिए बताइए कौन सा सही है, बताइए दोस्तों। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिखा देता हूं, कौन सा सही है। दोस्तों चलिए सॉल्व करते हैं हम। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 है। तो ये दोस्तों पूर्णतः सत्य है। तो जो भारत शासन अधिनियम 1935 है ना, उसमें बहुत सारे प्रावधान यहां से ही लिए गए हैं, तभी हमारा वर्तमान भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार हुआ। फिर देखते हैं, संविधान के लगभग 250 अनुच्छेद इस अधिनियम से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से लिए गए हैं। तो कारण भी पूर्णतः दोस्तों सत्य है। और दोस्तों कारण जो है कथन की सही व्याख्या कर रहा है, मतलब दोनों के दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो देखिए 1935 अधिनियम से संघीय योजना, राज्यपाल का पद, आपातकाल, पीएससी और न्यायपालिका, ये सभी चीजें इससे ली गई है, 1935 के अधिनियम से ली गई है। प्रशासनिक विवरण का 70% इसी से लिया गया है। इसलिए कुछ विद्वान संविधान को 1935 का अधिनियम का संशोधित रूप भी कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो किस अधिनियम का संशोधित रूप कहते हैं? तो 1935 के अधिनियम का संशोधित, ठीक है। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चलिए इसका आंसर आपको देना है। तृतीय, चतुर्थ, छठी और 8वीं अनुसूची का यहाँ पर है, मिला के बताइए। पॉज कीजिए और आंसर दीजिए, सबका आंसर आना चाहिए। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर मिलाते चलते हैं। तो सबसे पहले आते हैं तृतीय अनुसूची। तो तृतीय अनुसूची में दोस्तों शपथ और प्रतिज्ञान है, तो यहाँ पर हो जाएगा दूसरा, शपथ एवं प्रतिज्ञान के प्रारूप, ठीक है। फिर आता है चतुर्थ अनुसूची। तो चतुर्थ अनुसूची में राज्यसभा के लिए आवंटित सीटों का प्रावधान है कि राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी। फिर आता है छठी अनुसूची। तो छठी अनुसूची में देखिए दोस्तों जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, जिसमें हमने पढ़ा है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए, ठीक है। अब आते हैं 8वीं अनुसूची। तो क्या बचा है भाई 8वीं अनुसूची में? तीसरा, भाषाएं, जो कि वर्तमान में कितनी है? 22 भाषाएं, और इससे पहले कितनी थी? तो 18 भाषाएं, जिसमें से 4 को कब जोड़ा गया? तो 93वां संविधान संशोधन, 93वां संविधान संशोधन सन 2003 में। देखिए दोस्तों सिर्फ मैं यहाँ पर आपको एमसीक्यू कराकर ही नहीं निकल रहा, बल्कि उससे संबंधित सारी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो दोस्तों ये जो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सेट है ना, ये भी आपकी तैयारी के लिए काफी होगा। चलिए इसके बारे में थोड़ी जानकारी देखते हैं। तो दोस्तों मैंने बताया तीसरी अनुसूची जो है शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में बताती है, जिसमें राष्ट्रपति, मंत्री, न्यायाधीशों की शपथ और प्रतिज्ञान की बातें हैं। चतुर्थ अनुसूची में राज्यसभा को आवंटित सीटों का प्रावधान है, जो कि जनसंख्या के आधार पर होगा। इस राज्य में जितनी जनसंख्या उतनी राज्यसभा सीटें। छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्र हैं, जबकि 5वीं में इन सभी को छोड़कर था। 8वीं अनुसूची में देखें तो 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं, ठीक है। इन सभी चीजों को आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है उद्देश्य प्रस्ताव पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से पारित हुआ। फिर है संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। और चौथा है संविधान पर कुल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो दोस्तों चलिए सॉल्व करते जाते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था, ये पूर्णतः सत्य है, ठीक है। और उद्देश्य प्रस्ताव देखिए 22 जनवरी सन 1947 को सर्वसम्मति से पारित भी हुआ गया, तो ये भी सत्य है। तीसरा देखिए संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई, जो कि 12वें नंबर की बैठक थी, ठीक है।
और संविधान पर कुल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, तो ये भी मोस्टली सत्य है। तो दोस्तों 1, 2, 3 और 4 सभी सत्य हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए जानकारी देख लेते हैं। तो देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का आधार बना, इसीलिए तो प्रस्तावना को ही क्या कहा जाता है, उद्देशिका। उद्देशिका, प्रस्तावना को ही क्या कहा जाता है, उद्देशिका, और इंग्लिश में कहते हैं प्रियम्बल। ठीक है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया। ठीक है। और 284 सदस्यों ने 26 नवंबर 1949 को हस्ताक्षर किए, और मैंने पहले ही बताया कि इसी दिन संविधान को क्या किया गया, अंगीकृत किया गया। ठीक है। अब प्रस्तावना में लिखा भी है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया गया। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए, बताइए भाई, बताइए। दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती है। मोस्टली 11 सत्र को ही माना जाता है, मोस्टली कहीं कहीं पर 11 लिया जाता है, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि 12वीं बैठक भी तो हुई थी, मतलब 12वां सत्र का भी आयोजन हुआ था, तो कहीं पर 12 भी लेता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर ऐसी स्थिति आती है तो आपको सेल्फ, है ना, सेल्फ से यहाँ पर डिसाइड करना होगा, क्योंकि मैं आपको पूरा रीजन बताता हूँ। चलिए, तो देखिए दोस्तों कुल 11 सत्र हुए। ठीक है। जो कि 9 दिसंबर से 1946 से, है ना, 24 जनवरी 1950 तक। तो यहाँ पर दोस्तों 12 जो है बैठकों को माना जाता है, क्योंकि जो 24 जनवरी वाली बैठक है ना, वो 12वीं रहती है। ठीक है। और कुल 165 बैठकें इसमें हुई थी, और प्रारूप समिति की 141 बैठकें यहाँ पर हुई हैं, और संविधान सभा ने 114 दिन का प्रारूप पर विचार किया। तो दोस्तों कहीं कहीं पर 11 सत्र है, तो कहीं कहीं पर क्या है, 12 सत्र यहाँ पर लिया गया था, क्योंकि 12वें सत्र में इन्होंने साइन किया था, ऐसा बोला जाता है। लेकिन मोस्टली आपको आंसर लेना है क्या, तो 11। ठीक है, सीधा आपका आंसर होगा 11 सत्र, ये ऑफिशियल आंसर है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अभिकथन है, भारतीय संविधान एकात्मक और संघात्मक दोनों विशेषताओं का मिश्रण है। कारण यहाँ पर है, सामान्य स्थिति में यह संघात्मक और आपातकाल में एकात्मक हो जाता है। तो चलिए बताइए कौन सा आंसर सही है, जल्दी बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर हम बताते हैं। अभिकथन देखते हैं सबसे पहले कि भारतीय संविधान एकात्मक और संघात्मक दोनों विशेषताओं का मिश्रण है। तो ये दोस्तों ये पूर्णतः सत्य है, मतलब राज्यों को भी शक्ति मिली है और केंद्र को भी शक्ति मिली है। ठीक है। लेकिन सामान्य स्थिति में ये क्या होती है, संघात्मक, लेकिन जब आपातकाल की स्थिति में होती है तो ये एकात्मक का रूप धारण कर लेती है। तो ये भी पूर्णतः सत्य है, क्योंकि जब आपातकाल लगता है तो सारी शक्तियां केंद्र में निहित हो जाती हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो कारण है कथन की स्पष्ट व्याख्या कर रहा है, दोनों में संघात्मक और एकात्मक की बातें की जा रही है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए इसके बारे में जानकारी देखते हैं। तो दोस्तों के.सी. वियर ने भारत को अर्ध संघीय कहा है, तो क्वासी फेडरल। तो ये दोस्तों याद रखना है, किसने भारत को अर्ध संघीय कहा है, तो के.सी. वियर ने। और डी बासु ने इसे संघात्मक अधिक एकात्मक कम कहा है, मतलब संघ के पास अर्थात केंद्र के पास शक्ति कम होकर जो है, जो शक्ति का विभाजन है ना, दोनों में बटा हुआ है, राज्य में और केंद्र में। ये डी बासु ने कहा है। और ग्रानविल अस्टिन ने इसे कहा है सहकारी संघ। ये सभी चीजें बार बार पूछी जाती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है। तो चलिए इसका आंसर आपको देखना है। देखिए भाग 3, भाग 2, भाग 4, भाग 1। तो संविधान का इस तरफ जो है संविधान का भाग है, और इस तरफ जो है इसका विषय है। चलिए इसका आंसर दीजिए, जल्दी आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसमें मिलाते जाते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं भाग 3। तो भाग 3 में दोस्तों मौलिक अधिकार का प्रावधान। ठीक है। और वहीं भाग 2 में यहाँ पर नागरिकता का प्रावधान, आर्टिकल नंबर 5 से 11 में। भाग 4 में यहाँ पर डीपीएसपी अर्थात नीति निदेशक तत्व हैं। साथ ही साथ भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र का प्रावधान। तो दोस्तों A3, B1, C4, D2 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो। अब आते हैं इसके बारे में जानकारी। तो देखिए भाग 1 का अनुच्छेद अगर हम देखें तो भाग 1 से लेकर 4 तक का अनुच्छेद है, इसमें संघ एवं राज्य क्षेत्र का विषय है। भाग 2 जो होता है वो 5 से 11 तक के आर्टिकल आते हैं, इसमें नागरिकता का विषय है।
तीसरा देखें तो अनुच्छेद 12 से 35 बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें मौलिक अधिकार है। भाग 4 में 36 से लेकर 51 तक है अनुच्छेद, तो इसमें डीपीएसपी है। साथ ही साथ 51A में या फिर 51 का में आपको देखने को मिलेगा मौलिक कर्तव्य। ठीक है, चलिए, क्योंकि भाग 4 कम है। अब आते हैं निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। दोस्तों, प्रारूप समिति का अध्यक्ष मैंने बता दिया है भीमराव अंबेडकर, तो इसमें से आपको बताना है कौन इनका सदस्य नहीं था। तो मैं बता दूं आपको, टोटल इसमें 7 सदस्य थे। ठीक है, चलिए इसका आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद प्रारूप समिति के अध्यक्ष या सदस्य नहीं थे। तो एन गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्णमाचारी और के एम मुंशी ये सभी प्रारूप समिति के सदस्य थे। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों प्रारूप समिति में कुल मिलाकर 7 सदस्य थे, जिसमें अंबेडकर अध्यक्ष, गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, डीपी खेतान और बीएल मित्तर थे। लेकिन दोस्तों डीपी खेतान की जब मृत्यु होती है तब इनके बाद टी कृष्णामाचारी इनकी जगह लेते हैं। ठीक उसी प्रकार जब बीएल मित्तर ये इस्तीफा दे देते हैं तो इसके बाद एन माधव राव इनकी जगह लेते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है, डीपी खेतान के बाद कौन बने थे तो टी कृष्णामाचारी, और वहीं बीएल मित्तर के बाद कौन बने थे तो एन माधव राव। और दोस्तों राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी सदस्य थे, वे कभी भी प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। तो क्वेश्चन नंबर 16 में बोलता है भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है, कारण है भारत ने यह प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं अभिकथन ए, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है, ये पूर्ण रूप से सत्य है। इससे पहले जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता का प्रावधान था, लेकिन वर्तमान में तो समाप्ति कर दी गई है। तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। वहीं लेकिन भारत ने यह प्रावधान जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है, ये पूर्णतः गलत है, जबकि इसको लिया है किससे, ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, तो एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है, तो कारण यहाँ पर गलत है लेकिन कथन यहाँ पर सत्य है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, ए सत्य है किंतु आर असत्य। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों भारत में एकल नागरिकता है, ये पूर्णतः सत्य है। एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है, ये आपको याद रखना है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, एक होता है संघीय और एक होता है राजकीय। देखिए नागरिकता अधिनियम 1955 है ना, ये किससे संबंधित है, जाहिर सी बात है नागरिकता से संबंधित है। जो भी संशोधन हुआ इसमें आगे होते रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 17, संविधान की 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। चलिए इसका आंसर देंगे, मोस्टली लोग इसका आंसर दे सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब 9वीं अनुसूची की बात की जाए तो ये दोस्तों पहली संविधान संशोधन सन 1951 में जोड़ी गई थी। ठीक है, और 10वीं अनुसूची की अगर मैं बात करूं जो कि दल बदल कानून है, ये ऑप्शन नंबर सी 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई। ठीक है, चलिए अब आते हैं 10वीं अनुसूची दोस्तों दल बदल विरोधी कानून के बारे में बात करती है, जिसे कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। देखिए 52वां संशोधन राजीव गांधी सरकार द्वारा लाया गया था दोस्तों, याद रखना 1985 में। ठीक है, 1985 में किसका शासन था तो राजीव गांधी का। और दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा दल बदल कानून में संशोधन किया गया और इसमें 1/3 प्रावधान को क्या किया गया, समाप्त किया गया। इसमें कहा जाता है कि यदि दल के 1/3 सदस्य एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं तो वो दल बदल के अंतर्गत नहीं आएगा, तो इसको बढ़ाकर क्या किया गया, अगर 2/3 सदस्य है ना दल छोड़कर दूसरे में जा रहे हैं तो उसको दल बदल के अंतर्गत नहीं लिया जाएगा। तो ये था 91वां संशोधन 2003 में। ठीक है, अब आगे आते हैं क्वेश्चन 18, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए यहाँ पर व्यक्ति दिया गया है और उनका योगदान दिया गया है, बी.आर. अम्बेडकर, बी.एन. राव, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों चलिए मैं आपको आंसर बताता हूं। तो बी.आर. अम्बेडकर, ये तो बार बार आपने पढ़ ही लिया है। बी.आर. अम्बेडकर इससे संबंधित है, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और प्रारूप समिति में टोटल कितने सदस्य, 7 सदस्य। और फिर आते हैं बी.एन. राव। तो दोस्तों बी.एन. राव ये संवैधानिक सलाहकार थे
और फिर आता है सी, H.C. मुखर्जी, ये थे संविधान सभा के उपाध्यक्ष। साथ ही साथ B.T. कृष्णामाचारी, ये थे रियासतों के प्रतिनिधि। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा A2, B1, C3 और D4। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। B.N. राव ने संविधान का प्रारंभिक प्रारूप तैयार किया, लेकिन यहाँ पर ये याद रखना, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर थे। ये जो थे भारत के ICJ, इंडियन चीफ जस्टिस में क्या थे मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ जस्टिस में क्या थे, न्यायाधीश भी रहे हैं, जो कि 1952 से 53 के कार्यकाल में थे। H.C. मुखर्जी बंगाल के प्रतिनिधि थे और V.T. कृष्णामाचारी रियासतों के प्रतिनिधि थे। इन सभी चीजों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न 19, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो देखिए पहला है, प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द जनता की संप्रभुता को दर्शाता है। दूसरा है, लोकतांत्रिक गणराज्य का अर्थ है कि राज्य का प्रमुख वंशानुगत नहीं होता। तीसरा है, प्रस्तावना में उल्लिखित तिथि 26 नवंबर 1949 है। चौथा है, प्रस्तावना को संविधान के कुंजी या आत्मा कहा जाता है। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा आंसर, जल्दी बताइए। तो दोस्तों हम एक एक करके चेक करते हैं। तो सबसे पहले देखें, तो प्रस्तावना में हम भारत का लोग, है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, शब्द जनता की संप्रभुता को दर्शाता है, तो ये पूर्णतः सत्य है। दूसरा देखिए, लोकतांत्रिक गणराज्य का अर्थ है कि राज्य का प्रमुख वंशानुगत नहीं होता। जो वंश के बाद वंश, मतलब राजा का बेटा राजा, ऐसे नहीं होता, हर बार हम अलग चुनते हैं, तो यही तो लोकतांत्रिक गणराज्य है। तीसरा देखिए, तो ये पूर्णतः क्या है, सत्य है। तीसरा देखिए, प्रस्तावना में उल्लिखित तिथि क्या है, 26 नवंबर 1949, जिसमें संविधान को क्या है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। बार बार मैंने इसको बताया है, तो ये तीसरा भी सही है। चौथा देखिए, तो प्रस्तावना को संविधान की कुंजी या आत्मा कहा जाता है, तो ये भी पूर्णतः सत्य है। तो दोस्तों 1, 2, 3, 4 सत्य है, तो उपयुक्त सभी यहाँ पर करेक्ट होंगे। चलिए, तो दोस्तों ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को क्या कहा है, संविधान का आत्मा। प्रस्तावना को संविधान का आत्मा किसने कहा बोलेंगे, तो ठाकुरदास भार्गव ने। और साथ ही साथ KM मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री भी कहा है। और अर्नस्ट बार्कर ने प्रस्तावना की क्या की, बहुत ही ज्यादा प्रशंसा की है। तो ये सभी चीजें याद रखना, राजनीतिक जन्मपत्री बार बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, कितनी अनुसूचियां हैं भाई। तो सभी को पता है, वर्तमान में 12 अनुसूचियां वर्तमान में। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो मूल संविधान में दोस्तों 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, तो वर्तमान में 12 है, तो 8 के बाद 4 जोड़ी गई। 4 कब कब जोड़ा गया, इसको याद रखना। तो देखिए 9वीं अनुसूची जो कि भूमि आवंटन कानून है, इसको 1951 में जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची बात करती है दल बदल कानून के बारे में, इसको 1985 में जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची ये जो थी 1992 में, जो कि 73वां संविधान संशोधन में जोड़ी गई, जो कि पंचायती राज के बारे में बताती है। और 12वीं अनुसूची ये भी 1992 में ही जोड़ी गई, लेकिन ये जो था 74 क्रम का क्या था, संविधान संशोधन, जिसमें नगरीय निकाय में प्रशासन का सभी चीजें लिखी गई हैं। अब देखिए 11वीं में जो कि पंचायती राज में टोटल कितने विषय हैं, तो 29 विषय, 29 विषय हैं। और 12वीं में टोटल कितने विषय हैं, तो 18 विषय। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है अभिकथन। इसमें अभिकथन बोलता है कि अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण दोनों प्रदान करता है। कारण है, विधि के समक्ष समता नकारात्मक अवधारणा है, जबकि विधियों का समान संरक्षण एक सकारात्मक अवधारणा है। चलिए इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों अभिकथन ए में देखें, तो अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण दोनों प्रदान करता है। तो दोस्तों आर्टिकल नंबर 14 के तहत ये करेक्ट सही है। ठीक है, तो देखिए विधि के समक्ष समता जो है ये ब्रिटेन से ली गई है, इसे आपको याद रखना है, ब्रिटेन से। और विधियों का समान संरक्षण ये लिया गया है अमेरिका से। ठीक है, इसका मतलब विधि के समक्ष समता का मतलब होता है सभी व्यक्ति विधि के समक्ष समान है, कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ विधियों का समान संरक्षण है कि समान परिस्थिति में हम समान व्यवहार करेंगे हर एक व्यक्ति के साथ। अब कारण की ओर आते हैं, तो विधि के समक्ष समता एक नकारात्मक अवधारणा है, क्योंकि यहाँ पर विशेषाधिकार नहीं दिया जा रहा है, जबकि विधियों का समान संरक्षण एक सकारात्मक अवधारणा दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर समान परिस्थिति में समान व्यवहार व्यक्तियों के साथ किया जा रहा है।
तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि कथन और कारण दोनों सत्य है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कथन अलग है और कारण अलग है। जो है कारण जो है ना कथन की विशेषता बता रहा है, ये व्याख्या नहीं कर रहा है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है विधि के समक्ष समता जो है ब्रिटेन से लिया गया है, इसमें किसी को विशेषाधिकार नहीं दिया गया है, और विधियों का समान संरक्षण ये अमेरिका से लिया गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। ठीक है, चलिए इसका आंसर आपको देना है। तो देखिए इधर अनुच्छेद लिखे हैं, इधर विषय लिखे हैं, तो अनुच्छेद 14, 17, 21 और 23 के बारे में आपको बताना है। तो चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। तो देखिए इसका आंसर होगा अनुच्छेद 14। अब भी हमने पढ़ा है कि विधि के समक्ष समता ये होता है, जो कि कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से, मैंने बताया। फिर आता है अनुच्छेद 17, ये बताता है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत से निषेध। ठीक है, फिर आता है अनुच्छेद 21, ये बोलता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में। साथ ही साथ अनुच्छेद 23 बोलता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसके तहत आंसर होगा A2, D1, D4 और D3। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए जानते हैं विशेष जानकारी। देखिए अनुच्छेद 14 समता का अधिकार बताता है, जो कि बोलता है कि विधि के समक्ष सभी समान होंगे, किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा। अनुच्छेद 17 बोलता है अस्पृश्यता का अंत, तो जन्म, मूल वंश, जाति के लिंग के आधार पर किसी से भी हम क्या नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते, इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया। ठीक है, अनुच्छेद 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, तो ये जो है इसकी खास बात है कि ये चाहे आपातकाल ही क्यों ना लग जाए, ये कभी भी भंग नहीं होगा, हमेशा 21 हमारा आर्टिकल रहेगा, 20 और 21 हमेशा क्या है, बने रहेंगे। और अनुच्छेद 23 है मानव और देह व्यापार और बालाश्रम का क्या करना है, निषेध है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 में पहला बोलता है अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। दो है अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार नागरिक एवं विदेशी दोनों को प्राप्त है। तीसरा है अनुच्छेद 14 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 15 के तहत धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। तो चलिए कौन सा सही है आपको बताना है, जल्दी बताइए इसका आंसर। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं ना, चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, तो ये पूर्णतः सत्य है, वाक्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता इसी के अंतर्गत आती है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं दूसरा अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अभी मैंने बताया इसका अधिकार नागरिक को भी है और विदेशी व्यक्ति को भी ये अधिकार प्राप्त है, तो आर्टिकल नंबर 21 दोनों के लिए है। फिर आता है अनुच्छेद 14 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, अगर ये बोले विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, तो दोस्तों ये पूर्णतः गलत है, ये दोनों को मिलता है ना, विधि के समक्ष सभी समान होंगे, ये आपको याद रखना। अनुच्छेद 4 में पॉइंट 4 में देखें अनुच्छेद 15 के तहत धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान पर भेदभाव का निषेध किया गया है ना, कि भेदभाव हम नहीं कर सकते। तो दोस्तों हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ये चौथा भी सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक है, 1, 2, 4 यहाँ पर करेक्ट है। तो चलिए इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 14 सभी व्यक्ति नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त है। केवल नागरिकों को जो है वो 15, 16, 19 और 29, 30 ये केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है, लेकिन नागरिक और विदेशी दोनों को अनुच्छेद 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25 से लेकर 28 तक ये सभी दोनों को प्राप्त है। और शत्रु देश के नागरिक को अनुच्छेद 22 के कुछ अधिकार नहीं मिलते। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना। चलिए गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण है ना। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अभी बात की जा रही है सर्वोच्च न्यायालय में याचिका, सुप्रीम कोर्ट में। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए इसका आंसर। तो देखिए दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करना ये है आर्टिकल नंबर 32, इसको बोलते हैं रिट जारी करने की। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करना तो आर्टिकल नंबर 32, वहीं हाई कोर्ट में रिट ये है हाई कोर्ट में, है ना, तो ये है आर्टिकल नंबर 226 में। तो 5 प्रकार के रिट होते हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम आगे जरूर पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं इसके बारे में।
तो अनुच्छेद 32 स्वयं एक क्या है, मौलिक अधिकार है, क्योंकि पता है हमको मौलिक अधिकार है 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी को, इसकी खास बात है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसे संविधान का आत्मा या हृदय कहा है। ये क्वेश्चन बार बार आता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को किसने संविधान की आत्मा कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी करने की शक्ति है आर्टिकल नंबर 32 में, ये सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन हाई कोर्ट में यही है आर्टिकल नंबर 226। ठीक है, लेकिन इसकी खास बात है कि हाई कोर्ट में रिट जारी करने की शक्ति अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केवल मौलिक अधिकारों के तहत रिट जारी किया जा सकता है, लेकिन ये जो है हाई कोर्ट है, ये मौलिक अधिकार प्लस अन्य उद्देश्यों को भी संभालता है। ठीक है, इसलिए आपातकाल की स्थिति में आर्टिकल नंबर 32 यहाँ पर निलंबित हो सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 226 यहाँ पर बने रहता है। तो देखिए, अनुच्छेद 32 को आपातकाल में निलंबित किया जा सकता है, लेकिन वहीं आर्टिकल नंबर 226 को नहीं किया जा सकता। ठीक है, जबकि हाई कोर्ट छोटा है सुप्रीम कोर्ट से, है ना, लेकिन उल्टा है कि 226 को तुम निरस्त नहीं करते, क्योंकि ये अन्य उद्देश्यों के लिए भी लागू होता है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। अभिकथन ए है, नीति निदेशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। कारण है ये तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अभिकथन देखते हैं। नीति निदेशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, ये पूर्णतः सही है। अगर इसके जगह में देखिए, नीति निदेशक मतलब डीपीएसपी, इसके जगह में मौलिक अधिकार होता ना, तो मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन करता है? न्यायालय करता है, तो वहां पर हम जा सकते हैं। लेकिन नीति निदेशक तत्व सिर्फ और सिर्फ क्या देते हैं, हमें बता सलाह देते हैं, इसको मानना बाध्य नहीं होता। फिर आते हैं कारण, ये तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो देखिए, आयरलैंड के संविधान से तो लिए गए हैं, ये पूर्णतः सत्य है, लेकिन अगर मैं बताऊं तो क्या कारण अभिकथन की पुष्टि कर रहे हैं? नहीं, जबकि ये बता रहे हैं कि ये तो भैया आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, तो कहीं से कुछ चीज लिया गया है, इसका उससे कोई संबंध है क्या? नहीं ना, कि उसका प्रवर्तनीय है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आयरलैंड से लिया गया है इसलिए प्रवर्तनीय नहीं है। तो दोस्तों, कारण जो है कथन की व्याख्या नहीं कर रहा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर। ठीक है, कथन और कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण जो है कथन की व्याख्या नहीं कर रहा। आते हैं, देखिए अनुच्छेद 37 में डीपीएसपी अर्थात नीति निदेशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, परंतु ये शासन में मूलभूत रूप से इसको माना जाता है, और डीपीएसपी आयरलैंड से लिए गए हैं, ये भी सत्य है। ठीक है, देखिए यही चीज तो मैंने बताया कि दोनों सत्य है, परंतु स्रोत देश का होना अप्रवर्तनीयता का कारण है क्या? नहीं है। तो देखिए, अप्रवर्तनीय इसलिए क्योंकि ये केवल और केवल नैतिक दायित्व है, विधिक दायित्व नहीं है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। चलिए इसका आंसर दीजिए, जल्दी आंसर दीजिए इसका। देखिए, रिट जारी करने की बात की जा रही है ना, सुप्रीम कोर्ट की। चलिए, हर किसी का आंसर आना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले आते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है सशरीर प्रस्तुत करना, तो ए का हो जाएगा 2। वहीं परमादेश, परमादेश का मतलब होता है मैंडेमस, तो ये है मैंडेमस का मतलब होता है हम आदेश देते हैं। और फिर आता है सी उत्प्रेषण, इसको बोलते हैं सर्टियोररी। ठीक है, तो उत्प्रेषण होगा सूचित करना या प्रमाणित करना। और फिर आता है डी अधिकार परीक्षा, इससे बोलते हैं क्यो वारंटो, तो इसका मतलब होता है किस अधिकार से। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा A2 B1 C4 और D3, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो। चलिए इसके बारे में जानकारी देखते हैं। तो देखिए हैबियस कॉर्पस, ठीक है, तो हैबियस कॉर्पस अगर मैं बोलूं तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका मतलब होता है सशरीर प्रस्तुत करो, है ना। इसके रिलेटेड मूवी भी बनी है, एक मूवी अगर आपको याद होगी, जय भीम, जय भीम। तो जय भीम ना इसी हैबियस कॉर्पस को आधार मानकर बनाई गई है। तो ये जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करती है। फिर आता है मैंडेमस, जिसे बोलते हैं परमादेश, इसका मतलब होता है हम आदेश देते हैं। तो ये सार्वजनिक कर्तव्य के पालन करने हेतु मैंडेमस जारी किया जाता है। सर्टियोररी मतलब होता है प्रमाणित करना। तो इसमें क्या होता है, जो नीचे की अदालत की जो भी मामला है ना, उसको ऊपर की अदालत में लाया जाता है। अब आता है क्यो वारंटो, क्यो वारंटो इसको बोलते हैं अधिकार परीक्षा, है ना। ये बोलता है किस अधिकार से, तो अवैध पद धारण को चुनौती देने के लिए क्यो वारंटो लाया जाता है। तो ये सभी इसके हैं आर्टिकल नंबर 32, ठीक है। और अगर ये सुप्रीम कोर्ट का है और वहीं हाई कोर्ट का कौन सा है, तो आर्टिकल नंबर 226 में रिट जारी करनी। इन दोनों चीजों को आपको याद रखना है।
देखिए वीडियो लंबी हो रही है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि आपको पूरा कंटेंट एक ही वीडियो में मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। दूसरा है 86वें संशोधन 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तीसरा है मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर अर्थात रूस के संविधान से प्रेरित है। चौथा है मौलिक कर्तव्य न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। चलिए बताइए कौन सा सही है, जल्दी से आंसर दीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। इसको मैंने पहले ही बता दिया है, 4 का में, भाग 4 का में और 51 ए में। ठीक है, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। और फिर दोस्तों 86वां संशोधन हुआ सन 2002 में, इसमें 11वां नंबर का मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अब मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर अर्थात रूस के संविधान के प्रेरित है, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आता है मौलिक कर्तव्य न्यायालय द्वारा प्रेरित परिवर्तनीय है। ठीक है, तो बताइए क्या मौलिक कर्तव्य को लेकर हम न्यायालय जा सकते हैं? तो दोस्तों ये पूर्णतः गलत है, केवल 1, 2 और 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, मौलिक कर्तव्य न्यायालय द्वारा सीधे प्रवर्तनीय नहीं है, है ना। और 11वां कर्तव्य जो था जिसे 82वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, ये कहता है माता पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या देंगे? शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है, इन्होंने क्या बोला था? स्वर्ण सिंह समिति ने केवल और केवल 8 कर्तव्य सुझाए थे, लेकिन 42वें संशोधन में 10 कर्तव्य जोड़े गए। और 11वां कब जोड़ा गया ये मैंने बता दिया है, कब जोड़ा गया? तो 82वां संविधान संशोधन सन 2002 में जोड़ा गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में वर्णित है? चलिए बताइए, समान कार्य के लिए समान वेतन, जल्दी बताइए इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 39 हमें। ठीक है, तो ये है समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है। ठीक है, चलिए देखिए अनुच्छेद 29 घ समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है, जिसमें पुरुष और महिला दोनों को ही समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। तो यह नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है ना, 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, परंतु न्यायालय ने इसे अनुच्छेद 14 व 16 से जोड़कर क्या बना दिया गया है? प्रवर्तनीय बना दिया गया है। इसका मतलब अगर आपको समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं मिल रहा है तो आप न्यायालय जा सकते हैं। रणधीर सिंह बनाम भारत संघ 1982 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे क्या दी थी? मान्यता दी थी। और अनुच्छेद 29 का पर्याप्त जीविका के साधन का अधिकार की बात करता है ना, कि आपको पर्याप्त जीविका के साधन प्रदान किए जाए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 29 अभिकथन। अभिकथन है अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार है, और यह अधिकार 86वें संविधान संशोधन सन 2002 में जोड़ा गया। तो चलिए बताइए इसका आंसर, जल्दी बताइए, कमेंट आना चाहिए ना ज्यादा से ज्यादा। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बताता हूं, अनुच्छेद 21 का के तहत शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार है, तो ये पूर्णतः सत्य है। और कारण है यह अधिकार 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ दिया गया, तो ये भी पूर्णतः सत्य है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कारण और कथन दोनों ही अलग है। अलग का मतलब कहीं भी उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, ये बस एक अलग विशेषता है। तो दोस्तों यहाँ पर कथन का व्याख्या कारण नहीं कर रहा है, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है, कि कथन और कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। चलिए देखते हैं, देखिए आरटीई एक्ट 2009 द्वारा 1 अप्रैल 2010 से यह अधिकार लागू हुआ। तो कब लागू हुआ बोलेगा? तो 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है, पहले ये अनुच्छेद 45 के तहत डीपीएसपी में था, लेकिन अब ये क्या है? मौलिक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, 21 का में जोड़ा गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। ठीक है, तो चलिए मिलाइए भाई। सबसे पहले क्या है? इधर डीपीएसपी है, समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय शांति सिद्धांत। बताइए कौन सा सही होगा? तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं समाजवादी सिद्धांत। समाजवादी सिद्धांत बोलता है आय की असमानता को कम करना, यही समाजवादी सिद्धांत का उद्देश्य। ठीक है,
फिर आता है गांधीवाद। तो गांधीवाद आर्टिकल नंबर 40 याद है ना, तो ग्राम पंचायतों का संगठन। उसके बाद आता है उदारवादी सिद्धांत। तो उदारवादी सिद्धांत के में आता है समान नागरिक संहिता, और आता है अंतर्राष्ट्रीय शांति सिद्धांत। इसमें अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से निपटारा करना, यह अंतर्राष्ट्रीय शांति सिद्धांत। तो इसके तहत आंसर होगा A3, B1, C2 और D4। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं तो समाजवादी। तो समाजवादी के अंतर्गत आर्टिकल 38, 39, 41, 42, 43, 43A और 47 जो कि आर्थिक न्याय के बारे में बात। गांधीवादी में देखें तो आर्टिकल नंबर 40, 43, 43B, 46, 47, 48 जो कि ग्राम स्वराज और कुटीर उद्योग का बात करता है, जिसमें पंचायती राज आते हैं। उदारवादी में देखिए तो अनुच्छेद 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, 45, 48, 48A, 49 और 50 ये जो है व्यक्तिगत अधिकार की बात करता है। और अंतर्राष्ट्रीय जो बोले ये अनुच्छेद 51 में है जो कि विश्व शांति की बात करता है। तो इस प्रकार से इन चीजों को भी आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अनुच्छेद 20 है ना, पहला है अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। दूसरा है अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल में भी निलंबित नहीं किए जा सकते। तीसरा है 44वां संशोधन 1978 से पहले अनुच्छेद 21 आपातकाल में निलंबित हो सकता था। चौथा है अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान करता। चलिए बताइए इसका आंसर उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं, जल्दी बताइए इसका आंसर। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखें अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है, तो ये पूर्णतः सत्य है। दूसरा देखते हैं अनुच्छेद 20 और 21 को मैंने पहले ही बताया कि आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद 21 बोलता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो दोस्तों एक भी सही है, 2 भी सही है। 44वां संशोधन 1978 से पहले अनुच्छेद 21 आपातकाल में निलंबित हो सकता था, लेकिन 44वां संशोधन 1978 के बाद इसको आपातकाल में आर्टिकल नंबर 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये भी सही है। और अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, तो ये भी पूर्णतः करेक्ट है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 20 जो है ये भूतलक्षी विधि से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण और आत्म अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है। 1975 से 77 में आपातकाल में अनुच्छेद 21 को निलंबित किया था। ठीक है, जो कि एडीएम जबलपुर वाद के अंतर्गत आया। उसके बाद में इसमें संशोधन हुआ और बोला गया कि 21 को अब निलंबित नहीं किया गया जा सकता, और 44वां संशोधन सन 1978 में हुआ था। तब से आर्टिकल नंबर 20 और 21 को हम क्या नहीं कर सकते, आपातकाल की स्थिति में निलंबित नहीं कर सकते। अनुच्छेद 22(1) और 22(2) साधारण विधि और 22(4) और 22(7) निवारक निरोध विधि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जो कि बोलते हैं 2 सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण का प्रावधान। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32, प्रतिषेध प्रोहिबिशन। ठीक है, तो ये रेट किसके विरुद्ध जारी की जाती है? तो चलिए आपको आंसर देना, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। तो दोस्तों प्रतिषेध हमेशा केवल अधीनस्थ न्यायालयों और अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध लाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं। तो देखिए प्रोहिबिशन या प्रतिषेध रिट उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत को जारी किया जाता है। ठीक है, जब निचली अदालत अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जा रही हो तब इस रिट का प्रयोग किया जाता है। यह कार्यवाही रोकने का आदेश है, ना कि रद्द करने का। सर्टियोरी जो है इसमें कार्यवाही को पूरी तरह से रद्द कर दिया जाता है, ये याद रखना है आपको। उत्प्रेषण में यह प्रशासनिक निकायों के विरुद्ध जारी नहीं होता। ठीक है, ये निजी उसमें लागू होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। बताइए। तो अभी कथन ए बोलता है मौलिक अधिकार असीमित नहीं है। कारण बोलता है राज्य सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है। तो चलिए इसका आंसर आप बताएंगे। तो दोस्तों अभी कथन है कि मौलिक अधिकार असीमित नहीं है। ठीक है, तो ये पूर्णतः सत्य है, मौलिक अधिकार सीमित है। कारण है राज्य सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य के आधार पर युक्तियुक्त प्रतिबंध इसमें लगा सकता है। तो दोस्तों ये भी सही है, और सही एक बात है कि कारण कथन की पुष्टि भी कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आपको बता दूं मौलिक अधिकार में आर्टिकल नंबर 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं हो सकते। ठीक है, चलिए
अनुच्छेद 19(2) से लेकर 19(6) के में प्रतिबंध के आधार वर्णित है कि आखिर हम किस आधार पर मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। फिर आते हैं युक्ति युक्त, रीजनेबल होना। ये क्या है, आवश्यक न्यायालय इसकी समीक्षा करता है। ठीक है, तो ये बोलता है कि युक्ति युक्त होना आवश्यक है। ठीक है, और अगर बिना युक्ति युक्त के सरकार आपके मौलिक अधिकार का हनन कर रही है तो आप कहाँ जा सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं और न्यायालय आपकी समीक्षा। फिर आते हैं प्रतिबंध के 8 आधार हैं। तो किसके आधार पर, संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा, विदेशी संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, भ्रष्टाचार, न्यायालय अवमानना और मानहानि के आधार पर आपके मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, ये 8 आधार आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सूची मिलाना है। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे वाद हैं, उसको मिलाना है आपस में। चलिए कौन सा सही है, आपको आंसर देना है। जल्दी आंसर दीजिए, सबका कमेंट आना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले आपको बोलना है गोलकनाथवाद। तो गोलकनाथवाद आया था 1967 में, इसमें भी आता है ना, सबका डेट याद रखना है आपको। तो ये था, इन्होंने का कहना था कि मौलिक अधिकार संशोधनीय नहीं है, मतलब इसका हम संशोधन नहीं कर सकते। उसके बाद आते हैं केशवानंद भारती। तो केशवानंद भारती आता है 1973। इसके अनुसार जो है, इन्होंने कहा कि मूल ढांचा सिद्धांत अर्थात मौलिक अधिकारों में संशोधन संभव है ना, मतलब इसका संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचा परिवर्तित। ठीक है, अब आता है मेनका गांधीवाद। ये आया था 1978 में। तो 1978 में ये आया था, तो इसका है अनुच्छेद 21 में प्रक्रिया उचित होनी चाहिए। ठीक है, और आता है डी, मिनर्वा मिल्स वाद। तो ये है न्यायिक पुनर्विलोकन, ये है मूल ढांचे का भाग। इनका कहना है कि न्यायिक पुनर्विलोकन मूल ढांचे का भाग है। तो मिनर्वा मिल्स वाद आया था 1980 में, याद रखना है आपको। तो देखिए A2, B3, C1 और D4, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो। तो देखिए गोलकनाथवाद, इसके अंतर्गत 11 न्यायाधीशों की पीठ थी, जिसके आधार पर 24वें संशोधन द्वारा इसे क्या कर दिया गया, पलट दिया गया। ठीक है, फिर आते हैं केशवानंद भारती। तो 13 न्यायाधीशों की सबसे बड़ी थी पीठ, और याद रखना 7:6 से इनका निर्णय दिया गया है ना, 7 इनके समर्थन में, 6 इनके विरोधी। तो 7:6 से निर्णय दिया गया, ये याद रखना है आपको। अब मेनका गांधीवाद में तो अनुच्छेद 21 का विस्तार बोला गया। तो अनुच्छेद 21 का विस्तार में इन्होंने दिया है गोल्डन ट्रेंगल। गोल्डन ट्रेंगल 14, 19 और 21। तो आर्टिकल नंबर 14, 19 और 21 को क्या कहा जाता है, तो गोल्डन ट्रेंगल। ठीक है, तो गोल्डन ट्रेंगल का सिद्धांत किससे संबंधित है, मेनका गांधी से। और मिनर्वा मिल्स है ना, इन्होंने 42वें संशोधन के कुछ भाग इन्होंने असंवैधानिक होने चाहिए, इनका कहना था। तो 42वें संशोधन के कुछ भाग असंवैधानिक घोषित, तो मिनर्वा मिल्स से संबंधित। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 बताइए। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, आपका आंसर देना है। जल्दी दीजिए। मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है, मौलिक कर्तव्य नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समय पर कर का भुगतान करना। ये मौलिक कर्तव्य नहीं होकर विधिक कर्तव्य है। ठीक है, बाकी सब जैसे राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, ये सभी के सभी मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, लेकिन समय पर कर का भुगतान करना ये विधिक कर्तव्य है। ठीक है, तो देखिए कर का भुगतान करना मौलिक कर्तव्य नहीं, विधिक कर्तव्य है। अनुच्छेद 51 का ये बोलता है संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान। अनुच्छेद 51 का ग में संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। 51 का ज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और सुधार की भावना का विकास करना। ये सभी मौलिक कर्तव्य इसके अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36। अभिकथन बोलता है अनुच्छेद 19 केवल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल में स्वतः निलंबित होता है। कारण बोलता है कि 44वां संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल में अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित नहीं होगा। तो चलिए इसका आंसर तुरंत दीजिए। तो देखिए दोस्तों अभिकथन ए में देखें, इसका आंसर कमेंट कीजिए जल्दी से, वीडियो पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। अभिकथन ए देखें तो अनुच्छेद 19 केवल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल, ठीक है, क्योंकि स्वतः निलंबित हो जाता है। ठीक है, तो ये पूर्णतः सत्य है। ठीक है, कारण है 44वां संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल में अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित नहीं होगा।
ठीक है, ये कारण है। और ये दोनों क्या है, कारण जो है इसकी सही व्याख्या कर रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन। कारण और कथन दोनों सत्य है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अनुच्छेद 358 ये बताता है अनुच्छेद 19 का निलंबन का प्रावधान बताता है कि अनुच्छेद 19 कब निलंबित हो। देखिए 44वां संशोधन से पहले किसी भी आपातकाल में ये क्या होता था, निलंबित हो जाता था। ठीक है, किसी भी आपातकाल। तो आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, 352, 356, 360। ठीक है, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन, 360 में वित्तीय आपातकाल आता है। तो 44वां संशोधन से पहले ये कभी भी निलंबित होता था, लेकिन अब केवल ये बाह्य आपातकाल, युद्ध या बाह्य आक्रमण में ही ये क्या होता है, स्वतः निलंबित होता है, आर्टिकल 352 में। आंतरिक आपातकाल, सशस्त्र विद्रोह में राष्ट्रपति के आदेश से ही ये क्या होता है, निलंबित होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कहाँ उल्लेखित है? बताइए, पहले ये मौलिक अधिकार था, वर्तमान में कहाँ है? दोस्तों वर्तमान में ये है आर्टिकल नंबर 300A में। तो अनुच्छेद 300 का में संपत्ति का अधिकार वर्तमान में है। चलिए इसके बारे में जानकारी देखते हैं। तो देखिए 44वां संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों से इसको हटा दिया गया। ठीक है, और अनुच्छेद 31 में, पहले ये अनुच्छेद 31 में था, 12 से 35 में क्या है, मौलिक अधिकार। तो 31 में ये आ रहा था, ये मौलिक अधिकार था पहले, लेकिन अनुच्छेद 31 को निरसित कर दिया गया और अनुच्छेद है ना 1 में है। तो देखिए यह अनुच्छेद 300 का भाग कौन सा है, ये 12 में है ना, विधिक अधिकार है। क्या है ये, विधिक अधिकार है, और यह एकमात्र अधिकार है जो मौलिक से क्या बना है, विधिक बना है। ठीक है, पहले मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था, अब विधिक अधिकार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आर्टिकल नंबर 38, सॉरी क्वेश्चन नंबर 38। आर्टिकल माइंड में आ रहे हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर। तो देखिए यहाँ पर अनुच्छेद लिखा गया है और यहाँ पर विषय लिया गया है। ठीक है, तो कौन कौन सा है, पर पूरे डीपीएसपी के बारे में नीति निर्देशक तत्व के बारे में, तो कौन सा सही है आपको आंसर देना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए तुरंत आंसर दीजिए। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। अनुच्छेद 40 की बात करते हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 40 गांधी जी का राज्य, तो ग्राम पंचायतों का संगठन का है ना, ये गांधी जी का फेवरेट था। अब आते हैं अनुच्छेद 44। तो अनुच्छेद 44 बात करता है समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड की। अब आते हैं अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन का प्रावधान है, और अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का प्रावधान है। ठीक है, तो इसके अनुसार आंसर हो जाएगा A2, B1, C4 और D3। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट। ठीक है, ये सभी चीजें तो मैंने बता दी है, फिर से पढ़ लेते हैं। तो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में बात करता है, ये गांधीवादी सिद्धांत है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता अब तक लागू नहीं है, केवल किसमें है, गोवा में है। अनुच्छेद 48 में देखें तो कृषि एवं पशुपालन और गोवध निषेध इसके अंतर्गत है, और अनुच्छेद 50 के अंतर्गत न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, तो न्यायपालिका का कार्यपालिका से संपृथककरण आर्टिकल नंबर 50 में है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिया है अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। दूसरा है राज्य में सरकार, संसद, विधानमंडल एवं स्थानीय प्राधिकारी शामिल है। तीसरा है निजी कंपनियां राज्य की परिभाषा में नहीं आती। चौथा है अनुच्छेद 13 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों से असंगत विधियां क्या होती हैं, शून्य होती हैं। तो चलिए कौन सा सही है आपको बताना है, जल्दी आंसर दीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य क्या हो, ये पूर्णतः सत्य है। राज्य में सरकार, संसद, विधानमंडल एवं स्थानीय प्राधिकारी इनकी परिभाषा में आते हैं, तो दोस्तों ये भी सत्य है। तीसरा बोलता है कि निजी कंपनियां राज्य की परिभाषा में नहीं आती, लेकिन दोस्तों ये पूर्णतः गलत है। निजी कंपनियां कुछ हद तक राज्य की परिभाषा में आती है, जहां पर राज्य का हस्तक्षेप होता है, जहां पर राज्य का शेयर होता है ना। चौथा देखिए तो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों से असंगत विधियां क्या होती हैं, शून्य होती है। जहां पर आपके मौलिक अधिकारों से जो असंगत है ना, जो भी चीजें वो सभी क्या होंगी, शून्य हो जाएंगे। तो ये भी पूर्णतः सत्य है। 1, 2, 4 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए निजी कंपनियां भी कुछ परिस्थितियों में राज्य हो सकती हैं, ये था अजय हाशियावाद के अंतर्गत।
यदि सरकार का गहन नियंत्रण हो और सरकारी धन से संचालित हो तो ये निजी कंपनियां भी किसके परिभाषा में आएंगी? राज्य के परिभाषा में आएंगी। ठीक है। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य में क्या आएगा? सरकार आएगी, संसद, विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी, साथ ही साथ अन्य प्राधिकारी। और अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकार का। ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 40, मौलिक अधिकारों एवं डीपीएसपी में टकराव पर होने पर वर्तमान स्थिति क्या है? ठीक है, अगर उनका टकराव होता है तो वर्तमान स्थिति क्या है? बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी अर्थात नीति निर्देशक तत्वों में टकराव होता है ना, तो दोस्तों दोनों में हमको क्या स्थापित करना होगा? सामंजस्य स्थापित करना होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो दोनों में सामंजस्य स्थापित करना चाहिए अगर उन दोनों में मतभेद की स्थिति या टकराव की स्थिति आती है तब। ठीक है, चलिए देखते हैं। मिनर्वा मिल्स वाद ये आया था 1980 में। तो इन्होंने कहा कि दोनों में सामंजस्य अति आवश्यक और दोनों मिलकर कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। अनुच्छेद 31 ग से लेकर अनुच्छेद 39 ख और ग के कार्यान्वयन हेतु बनी विधियों को चुनौती हम नहीं दे सकते। और वहीं केशवानंद भारती में भी सामंजस्य पर बल दिया गया था। केशवानंद भारती जो कि मूल ढांचा सिद्धांत के बारे में बात करता है। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 41 की ओर। इसमें अभिकथन कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कारण है राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान से होता है। चलिए इसका आंसर बताइए, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों सबसे पहले अभिकथन में देखते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से अर्थात इनडायरेक्ट होता है। तो ये पूर्णतः सत्य है। क्या हम इसके लिए डायरेक्ट वोटिंग करते हैं? नहीं। ठीक है, इसका एक निर्वाचक मंडल होता है, वही इसकी चुनाव करता है। अब आते हैं कारण, क्या राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान से होता है? तो ये पूर्णतः गलत है, क्योंकि यहाँ पहले तो हमने देख लिया है ना कि इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो प्रत्यक्ष कैसे सही होगा? तो कारण यहाँ पर पूर्णतः गलत होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए सही है और आर गलत है। हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। देखते हैं इसके बारे में कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ये पूर्णतः सत्य है और इसका जनता द्वारा, इसको हम डायरेक्ट नहीं चुनते। इसके लिए क्या होता है? निर्वाचक मंडल होता है। देखिए निर्वाचक मंडल में आखिर कौन होते हैं? तो संसद के निर्वाचित सदस्य अर्थात राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, साथ ही साथ राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मनोनीत नहीं होते। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इन्हें एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुना जाता है। इसके बारे में हम विस्तृत व्याख्या आगे जरूर देखेंगे। तो अनुच्छेद 55 में इनके चुनाव का जो है प्रावधान है, जिसमें एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। चलिए देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पर विषय लिए गए हैं, इधर अनुच्छेद है। तो चलिए इसको जल्दी से मिलाकर बताइए। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं ए, राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन का संपूर्ण प्रक्रिया है अनुच्छेद नंबर 54 में। अब राष्ट्रपति पर महाभियोग, इसके द्वारा इसे हटाया जाता है अपने पद से, तो ये है आर्टिकल नंबर 61 में। अब राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, आगे हम जरूर पढ़ेंगे इसके बारे में। तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है आर्टिकल नंबर 72 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 72 क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति का वीटो पावर, तो आर्टिकल नंबर 111 में। ठीक है, तो इसके अनुसार A2, B1, C3 और D4, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो चलिए अनुच्छेद 54 बोलता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा होगा। और निर्वाचक मंडल में कौन आएंगे? मैंने बता दिया कि राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस विधानसभा, इन सभी के केवल और केवल निर्वाचित सदस्य ही होंगे, ना कि मनोनीत। अनुच्छेद 61 बोलता है महाभियोग की प्रक्रिया। तो संविधान का अगर उल्लंघन होता है तो इसको महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है। और अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, ये है मृत्युदंड प्लस कोर्ट मार्शल। जैसे आर्मी में होता है ना, कोर्ट मार्शल होता है उनका, तो ये सभी में वे क्या दे सकते हैं? क्षमादान की शक्ति रखते हैं। अब आता है अनुच्छेद 111, तो विधेयकों पर ये अनुमति या वीटो पावर, इन सभी का प्रयोग कर सकते हैं। अनुमति दे भी सकते हैं या वीटो पावर का प्रयोग कर सकते हैं। एब्सोल्यूट वीटो, बहुत सारे वीटो पावर है ना, मतलब वीटो पावर मतलब अलग अलग शक्ति है इनकी, उसके बारे में। तो अनुच्छेद 111 में इसका प्रावधान है। अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है
राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। दूसरा है राष्ट्रपति पद के लिए 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक आवश्यक है। तीसरा है राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। और चौथा है राष्ट्रपति किसी लाभ के पद पर ना हो। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। वहीं अगर मैं बोलूं लोकसभा के लिए कितना होना चाहिए तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। राज्यसभा के लिए कितना है तो 30 वर्ष। इसका मतलब अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है लोकसभा से क्या है 25 वर्ष की न्यूनतम आयु आवश्यक है। राष्ट्रपति पद के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना क्या है आवश्यक है। वहीं उपराष्ट्रपति के लिए यही संख्या हो जाएगी 20-20 की, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये भी सही है और ये भी सही है। तीसरा देखते राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। ठीक है, तो ये भी पूर्णतः सही है, अभी आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। चौथा है राष्ट्रपति किसी लाभ के पद पर हो, तो ये भी पूर्णतः सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त यहाँ पर सही है। देखते हैं कि अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यताएं वहां पर मेंशन की गई हैं और 1957 में प्रस्तावक और अनुमोदक की संख्या पहले 10-10 थी, अब बढ़ाकर कितना जरूरी है तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक यहाँ पर आवश्यक है। ठीक है, अब इसकी जमानत राशि, अगर राष्ट्रपति का चुनाव आप लड़ रहे हैं, ठीक है, और कुल मतों का आपको 1/6 मत अगर मिल जाता है तो आपकी 50 से 15,000 की राशि वापस हो जाएगी। लेकिन अगर आपको 1/6 का मत ना मिले, है ना, अब अगर आप निकाल लो 100 का 1/6 निकाल लो, है ना, तो इसका 1/6 अगर हम निकालेंगे तो कितना होगा 6 कम 6, 6 छक्का 36, 16-17 के आसपास। इसका मतलब अगर 100 लोग वोट डाल रहे हैं, आपको 16 या 17 वोट मिल जाते हैं, 17 वोट आपको मिल जाते हैं, तो आपको 15,000 की राशि वापस कर दी जाएगी। लेकिन अगर इससे कम वोट मिलते हैं तो आपकी 15,000 की राशि डूबत खाते में जाएगी, आपको वापस नहीं मिलने वाली। ठीक है, अब आते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री का पद, ये लाभ का पद नहीं माना जाता। ये क्वेश्चन भी आता है भाई, कौन कौन से लाभ के पद के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। बताइए इसका आंसर, तुरंत बताइए। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो अनुच्छेद 80 में, है ना, अनुच्छेद 80(1) का क में 12 सदस्यों का मनोनयन का प्रावधान है। तो इसके क्षेत्र आप देख लीजिए, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में इन क्षेत्रों से 12 सदस्य होते हैं जिसमें से इनका मनोनयन किया जाता है। तो इन क्षेत्रों में विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों का ही मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है ना, जिसमें 238 निर्वाचित होने चाहिए और 12 मनोनीत। लेकिन वर्तमान में देखें तो 233 यहाँ पर निर्वाचित है और 12 मनोनीत। इस प्रकार से टोटल वर्तमान में सदस्य कितने हैं तो 245। तो राज्यसभा में वर्तमान सदस्य कितने हैं अगर पूछा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा 245। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। अभिकथन है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन है और कारण बोलता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। चलिए इसका आंसर तुरंत दीजिए, कौन सा होगा। तो देखिए सबसे पहले ये देखते हैं, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन है। इसका मतलब अगर राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति का प्रयोग कर रहा है तो आप न्यायालय जा सकते हैं, मतलब न्यायिक समीक्षा इसकी हो सकती है। ये पूर्णतः सत्य है और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही तो कार्य करता है, ये पूर्णतः सत्य है। लेकिन दोस्तों अगर मैं देखूं तो यहाँ पर कारण जो है वो सलाह पर कार्य करने की बात की जा रही है और यहाँ पर ए है वो क्षमादान की शक्ति का न्यायिक पुनर्विलोकन के बारे में बात की जा रही है। तो कहीं पर भी कारण जो है कथन की व्याख्या नहीं कर रहा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। यहाँ पर ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता है। चलिए तो एपुरु सुधाकरवाद ये हुआ था 2006 में, जिसमें क्षमादान शक्ति की सीमित न्यायिक समीक्षा संभव है ये कहा गया था, क्योंकि सीमित न्यायिक समीक्षा की बात किया जा रहा है कि राष्ट्रपति अगर क्षमादान शक्ति का प्रयोग कर रहा है तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ठीक है, मनमाना या भेदभावपूर्ण या दुर्भावनापूर्ण होने पर इस पर न्यायालय क्या कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है। इसका मतलब राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग दुर्भावनापूर्ण या भेदभावपूर्ण या मनमाने ढंग से नहीं कर सकता। इसमें क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम और प्रविलंबन, इस प्रकार से 5 प्रकार की शक्तियां किसको मिली हैं, राष्ट्रपति को मिली है। तो आर्टिकल नंबर किसमें 72 में क्षमादान की शक्तियां, ये याद रखना है आपको, 5 प्रकार की शक्ति। चलिए अब मिलाना है आपको
पद और इनको शपथ कौन दिलाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, चलिए आंसर दीजिए जल्दी से, कमेंट कीजिए। देखिए तैयारी मेरी नहीं ना, आपकी हो रही है। और वीडियो अगर पसंद आई तो यार शानदार जरूर लिखे, तभी मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही है, मैं आपको अच्छे से पढ़ा पा रहा हूँ, आपको अच्छी जानकारी दे पा रहा हूँ, तो मैं कंटिन्यू उन चीज़ों को रखूँ। अन्यथा इसमें मेहनत बहुत लगती है ना, तो अगर आपको पसंद ही नहीं आ रहा है तो मैं मेहनत क्यों करूँ, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। तो चलिए, तो राष्ट्रपति को कौन सा पद दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI, ये क्या दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। वहीं उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति स्वयं दिला सकता है, या उसके द्वारा कोई व्यक्ति वो नियुक्त करता है कि जाओ भाई उपराष्ट्रपति को शपथ दिला दो, तो भी उपराष्ट्रपति की शपथ हो जाती है। तो राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति उपराष्ट्रपति को शपथ दिला सकता है। प्रधानमंत्री देखें, तो प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा? तो राष्ट्रपति खुद स्वयं दिलाएगा। और फिर चौथा देखते हैं राज्यपाल, ठीक है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? तो संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो राष्ट्रपति को कौन दिलाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। और वहीं राज्यपाल को, गवर्नर को कौन दिलाएगा? तो यहां पर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ये चीजों को याद रखना। तो इसके अनुसार आंसर हो जाएगा A2, B3, C1 और D4। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट होगा। चलिए देखिए, राष्ट्रपति तो भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI इन्हें शपथ दिलाते हैं, और अगर CJI अनुपस्थित हैं तो उनके अनुपस्थिति में कौन दिलाएंगे? वरिष्ठतम न्यायाधीश, है ना। और उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति या उनके द्वारा कोई व्यक्ति, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति स्वयं दिलाएंगे। तो अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री का शपथ का प्रावधान है। राज्यपाल देखें, तो राज्यपाल को संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं आर्टिकल नंबर 159 के तहत। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। दूसरा है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तीसरा है उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। या चौथा है उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है। तो चलिए बताना है कौन सा सही है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। कमेंट भर जाना चाहिए ना कमेंट बॉक्स, तभी मुझे भी मजा आएगा कि हाँ यार आप इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। तो ये 100% सही है, ठीक है। तो संसद के दोनों सदन देखें तो लोकसभा प्लस राज्यसभा, ठीक है। दूसरा है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। राज्यसभा के सभापति के लिए कोई चुनाव नहीं होता, जो उपराष्ट्रपति बनता है ना वही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ऑटोमेटिकली बनता है। तीसरा है उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया अपनाई जाती है। दोस्तों यहाँ पर पूर्णतः गलत है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कदाचार की स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, इसे हटा सकते हैं, और इसको महाभियोग द्वारा हटाया नहीं जाता है, इसको राज्यसभा में बहुमत प्रस्ताव द्वारा इन्हें हटाया जाता है। तो ये पूर्णतः गलत है। अब आते हैं उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है। तो ये पूर्णतः सत्य है। भले ही वो उपराष्ट्रपति क्यों ना हो, लेकिन राज्यसभा का सभापति वो पदेन रूप से होता है, तो उसको वेतन भी राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। तो आज का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 4 सही है, 3 गलत है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो देखिए उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग नहीं बल्कि राज्यसभा में बहुमत से प्रस्ताव द्वारा हटाया जाता है। अनुच्छेद 67 ख में देखें कि राज्यसभा के तत्कालिक समस्त सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव द्वारा, है ना, इन्हें हटाया जाता है, जिसमें अगर आपको इनको हटाना है तो आपको 14 दिन पूर्व सूचना जरूर देनी होगी। अब लोकसभा की सहमति इसमें आवश्यक है, वो भी किसमें? साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत मतलब होता है 50+1, ठीक है। ये होता है साधारण बहुमत, मतलब अगर 100 लोग हैं तो अगर 51 लोग भी सहमति दे रहे हैं मतलब ये साधारण बहुमत से पारित हो जा रहा है। तो निर्वाचन मंडल में देखें तो निर्वाचन मंडल में मनोनीत सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं, जबकि राष्ट्रपति में निर्वाचक मंडल में केवल और केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं, है ना। लेकिन उपराष्ट्रपति में मनोनीत सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो चलिए आपका आंसर तुरंत रेडी रखिएगा, जल्दी बताइए। तो दोस्तों प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे ऑप्शन नंबर बी, मोरारजी देसाई, जिनका कार्यकाल था 77 से 89, है ना। तो 1977 होगा, सीधी सी बात है। 1977 से 89 के बीच में मोरारजी देसाई थे, जो गैर कांग्रेसी ये थे जनता पार्टी से थे, जनता पार्टी से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए मोरारजी देसाई 1977 से 89 में थे, ये जनता पार्टी सरकार से थे।
प्रथम पीएम जिन्होंने त्याग पत्र दे दिया कौन थे? मोरारजी देसाई थे, इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है, अब चौधरी चरण सिंह की बारी आती है, ये आते हैं 1989 से 80 में। इसकी खास बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कभी भी ये संसद गए ही नहीं, है ना, मतलब प्रधानमंत्री जैसे ही बने लेकिन संसद का चेहरा भी इन्होंने नहीं देखा। तो ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो कभी संसद नहीं गए? तो चौधरी चरण सिंह। अब आते अटल बिहारी वाजपेयी, इनका कार्यकाल 13 दिन का था केवल और केवल। ये सबसे छोटा कार्यकाल इन्हीं का था 1996 में। ठीक है, ये याद रखना है, ये बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए थे, विश्वास। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, तो अभिकथन है प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। कारण है संविधान में प्रधानमंत्री के लिए किसी विशेष सदन की सदस्यता अनिवार्य नहीं है। चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी से। ठीक है, जल्दी दीजिए दोस्तों। हम पहले देखते हैं अभिकथन, प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। तो दोस्तों ये पूर्णतः सत्य है। अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो आप चाहे लोकसभा के हों या राज्यसभा के, आप किसी के भी सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, और कारण है संविधान में प्रधानमंत्री के लिए किसी विशेष सदन की सदस्यता की अनिवार्यता नहीं है। तो कारण भी पूर्णतः सत्य है, आप लोकसभा से भी लड़ सकते हैं, राज्यसभा से, और साथ ही साथ कारण भी कथन की पुष्टि कर रहे हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, चलिए तो देखिए, पीएम संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, चाहे वो लोकसभा का हो सकता है चाहे राज्यसभा का। अब देखिए राज्यसभा से कौन कौन से थे? तो 1966 में इंदिरा गांधी, 1996 में देवगौड़ा, विजय देवगौड़ा, और मनमोहन सिंह 2004 और 9 से, ये क्या थे? राज्यसभा के सदस्य थे। तो ये खास बात याद रखना है। और यदि सदस्य नहीं है और प्रधानमंत्री बन जाते हैं ना, तो 6 माह में सदस्यता लेना आवश्यक है। अगर 6 माह में आप लोकसभा या राज्यसभा किसी की भी सदस्य ले सकते हो तो आप वैध हो, और अगर नहीं लेते तो आपको प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। अब आते हैं अनुच्छेद 75 में पीएम की योग्यता का विस्तृत उल्लेख नहीं है कि इनकी योग्यता आखिर क्या होगी, इसका योग्यता का उल्लेख नहीं है। तो चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए कि प्रधानमंत्री की आयु सीमा, न्यूनतम आयु कितनी होगी? चलिए कमेंट करके बताइए, अभी मैंने पढ़ाया है। चलिए अब हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। सूची एक को सूची 2 से मिलाइए। संसदीय समिति साइड है और उसकी विशेषता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए तो सबसे पहले हम आते हैं लोक लेखा समिति के बारे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये अध्यक्ष परंपरा से विपक्ष का सदस्य करता है। ठीक है, तो जो अध्यक्ष होता है ना लोक लेखा समिति का, वो परंपरा से हमेशा विपक्ष का ही सदस्य होता है। लोक लेखा समिति का सदस्य कौन होता है? तो विपक्ष का होता है, ये आपको याद रखना है। तो ए का 2 होगा। अब प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों 30 सदस्य होते हैं, और जो केवल और केवल लोकसभा से होते हैं। और देखते हैं हम सार्वजनिक उपक्रम समिति, इसमें 1964 में इसका गठन हुआ, और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की ये क्या करती है? जांच करती है। अब आते हैं लास्ट में है याचिका समिति। तो याचिका समिति लोकसभा में है ना, तो ये क्या करती है? जनता की शिकायतों पर विचार करती है। तो इसके आधार पर आपका आंसर हो जाएगा A2, B1, C3 और D4। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में विस्तृत जानकारी। देखिए लोक लेखा समिति है ना, पब्लिक अकाउंट कमेटी, तो इसमें टोटल सदस्य होते हैं 22, इसमें से 15 जो है लोकसभा से और 7 जो है राज्यसभा से। इस प्रकार से टोटल 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में। तो इसके अध्यक्ष 1967 से परंपरा के अनुसार हमेशा विपक्ष से ही चुना जाता है। ठीक है, अब प्राक्कलन समिति देखें तो इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं, और 30 के 30 केवल और केवल लोकसभा से होते हैं। ठीक है, ये जो है सबसे बड़ी वित्तीय समिति है, ये आपको याद रखना है। अब आते हैं पब्लिक सेक्टर कमिटीज यूनिट्स, है ना, सार्वजनिक उपक्रम PSUs में, तो इसमें होता है 22 सदस्य। तो इसमें भी 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। और 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर इनका गठन किया गया था। तो सार्वजनिक उपक्रम समिति का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो कृष्ण मेनन समिति द्वारा। अब आते हैं याचिका समिति। तो जनता द्वारा प्रस्तुत याचिका शिकायतों पर विचार करती है, क्या करती है? याचिका समिति। तो इस प्रकार से दोस्तों अभी हमारा क्या हो जाता है 50, यहाँ पर 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ठीक है, और उम्मीद है आपको चीजें अच्छी लगी होंगी, मजा आया होगा। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद, हाँ तो दोस्तों चलिए इसके बाद अगर आपको मेरी जो ये सीरीज है अच्छी लगी तो कमेंट करके लिखिए हाँ हमको आगे भी चाहिए, तो और लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर कीजिए, तभी मैं आगे 50 से लेकर पूरे 100 तक के क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू रखूंगा। और आपने यहाँ पर देखा होगा कि हमने सिर्फ 1 लाइनर क्वेश्चन ही नहीं पढ़े, हमने अगर एक क्वेश्चन पढ़ा है तो एक क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन छिपे हुए हैं।
तो अगर आपने अभी वर्तमान में 50 क्वेश्चन किए ना, इसका मतलब आप लगभग 200 से 250 प्रश्न यहाँ पर कर लिए होंगे, है ना। यही तो इस प्रैक्टिस सेट की खास बात है। तो अगर कंटिन्यू यही चीज़ें चाहिए तो मुझे कमेंट में लिखिए यस सर हमें कंटिन्यू चाहिए, तो हम यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्लास में 50 से 100 तक जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आएंगे, अन्यथा यहीं पर स्टॉप करेंगे, फिर से हम मैथ्स रीजनिंग की ओर जाएंगे। जो चीज़ें आपको पसंद आ रही है मैं वही लेकर आऊँगा, ठीक है। मेरा फ़ायदा तो इसी में है कि आपको जो अच्छा लगे मैं वो प्रोवाइड करूँ। मुझे ऐसा नहीं है कि मेरी मर्जी यहाँ पर चलते है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी मर्जी चलती है, आपका सपोर्ट चलता है, आपका ध्यान चलता है, आपको मजा आना चाहिए। तो दोस्तों आज मैंने कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट दे पाऊँ। आगे की प्रैक्टिस सेट भी रेडी है, मैं अभी भी करवा सकता हूँ, लेकिन यही था कि अगर आपको पसंद आया ना तभी मैं इसको आगे कंटिन्यू रखूंगा, नहीं था यहीं पर रोक दूंगा। तो दोस्तों आज के मेरी वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार से वीडियो चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, शानदार लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, तभी मैं आगे की वीडियो लेकर आऊँगा। तो आज के मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।